हम बताएंगे कि बेसिकली इस एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में काम करने का मौका मिले। कौन से लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हैं? कि यहाँ पर 4 ब्रांच है जिसके थ्रू आप पीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको इनमें से कोई चूज़ करनी होगी। टाइम बाउंड प्रमोशन होते हैं यहाँ पे, बहुत सही रहता है, मतलब ऑलमोस्ट टाइम बाउंड प्रमोशन हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईएससी वाला। तो बच्चों, आज मैं और चंदन सर आप लोगों को कंप्लीट गाइड करेंगे कि ईएससी एग्ज़ाम या आईएएस एग्ज़ाम क्या होता है। हम बताएंगे कि बेसिकली इस एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इस एग्ज़ाम को अगर आप पास करते हैं तो आपको किन किन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब मिलता है, जॉब के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या रेस्पेक्ट मिलेगा, कितनी सैलरी आपको मिलेगी और कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पूरा हम आपको बताएंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल आईएएस और ईएससी एग्ज़ाम के बारे में आइडिया नहीं है। ये सेशन उन बच्चों के लिए भी है जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है और उनको कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में हम आपको पूरी प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। तो व्हाट इज़ द यूपीएससी ईएससी ऑब्लिक आईएएस एग्ज़ाम कंप्लीट बिगिनर्स गाइड। तो सबसे पहले तो आते हैं कि ये एग्ज़ाम, इसको पहले मोस्टली लोग आईईएस बोला करते थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। बट बेसिकली बाद में आईईएस एग्ज़ाम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को बोला जाता है, तो अब इसको हम लोग ईएससी बोलते हैं, यानी इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम। बट अभी भी मोस्ट ऑफ हमारे लोग इसको आईईएस एग्ज़ाम ही बोलते हैं। ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको पता है कि यूपीएससी एक बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर का रिक्रूटमेंट एजेंसी है। बेसिकली जो अभी ऑफिसर ग्रेड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसको कंडक्ट करता है यूपीएससी। आप इसको मान सकते हैं कि ये इंजीनियर का एक आईएएस है। ठीक है, इट्स ए आईएएस एग्ज़ाम फॉर द इंजीनियर्स। मतलब इंजीनियर के लिए सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है। कोई भी बच्चा जो इंजीनियरिंग में जाता है, अल्टीमेटली बी बीटेक की डिग्री जब लेता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि एटलीस्ट मतलब एक बार वो ट्राई करके ज़रूर देखे क्या वो आईएएस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है। जो सबसे मतलब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, टॉप मोस्ट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं। अगर आप यहाँ पर 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो किन किन डिपार्टमेंट पे आप जा सकते हैं। नो डाउट ये रैंक डिसाइड करती है किस किस डिपार्टमेंट के अंदर हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो मैं चलूँगा चंदन सर के पास में, वो बताएंगे कि जो हमारा आईएएस ऑफिसर होता है उसकी बेसिकली ड्यूटी क्या होती है। यस सर। तो बेटा, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करके जाते हो तो आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलता है, डिपेंडिंग की आपकी रैंक के बेसिस पे आप किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हो, किस मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हो। वहां पे बेसिकली टेक्निकल प्लस मैनेजीरियल जॉब होती है, मतलब आपकी जो टेक्निकल स्किल्स जो आप बीटेक में पढ़े होते हो उसका आप यूज कर रहे होते हो, और साथ में पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग आप कर रहे होते हो, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव लेवल मतलब इंट्री लेवल पे जो टॉप पोस्ट पे आप जा सकते हो किस एग्जाम के थ्रू, वो जॉब है आपकी क्लास 1 जॉब जिसको कहा जाता है। तो आप जैसे सबसे बहुत डोमिनेटिंग डिपार्टमेंट अगर लिया जाए, है ना, इंडियन रेलवेज है। जो जितने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम बच्चे लिखते हैं उनकी पहली चॉइस होती है रेलवे में जॉब करना, है ना, और सारी ब्रांचेज के लिए रेलवे की सीट्स निकलती हैं, और अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप इस डिपार्टमेंट में जा पाते हो। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी है, मेनली सिविल वालों के लिए ज्यादातर ये होता है। सेंटर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, सेंटर वाटर कमीशन डिपार्टमेंट है ना, डिफेंस है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर आप, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन के अंदर आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जॉब करने जाते हो, पावर, है ना, सेक्टर में जॉब करने जाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, मतलब ना आप एक तरह से इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट का बहुत ज्यादा रोल है, उसमें आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होते हो और डिसीजन कर रहे होते हो, डिसीजन मेकिंग के पार्ट होते हो, पॉलिसी मेकिंग के पार्ट होते हो कि कौन सी चीज कैसे रन करेगी, टाइम के साथ जैसे जैसे चीजें ग्रो कर रही हैं तो क्या क्या पॉलिसी में चेंजेस होने चाहिए। तो आपकी बहुत ही डोमिनेटिंग प्रोफाइल और बहुत डोमिनेटिंग जॉब होती है। वर्क इंक्लूड्स आपका डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स, मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी प्लस टेक्निकल डिसीजन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फील्ड प्लस ऑफिस रोल, दोनों तरह के रोल्स होते हैं डिपेंडिंग कि आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हो। जैसे रेलवे में भी दो डिपार्टमेंट, जैसे अगर आप
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से हो, तो दो तरह की जॉब प्रोफाइल होती है। एक जैसे ऑफिस वाली जॉब होती है स्टोर्स की, रेलवे स्टोर्स की, और रेलवे सिग्नलिंग की जॉब होती है जो फील्ड जॉब, जिसमें इंक्लूड होता है कि आपको फील्ड में भी जाना पड़ता है। तो डिपेंडिंग कि आपका डिपार्टमेंट क्या है, डिपेंडिंग कि आप किस रोल को संभाल रहे हो, उसके बेसिस पे दोनों तरह के नेचर के जॉब आपको होते हैं। अगर हम बात करें कौन से लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हैं, देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन कोई भी दे सकता है जो बीटेक ग्रेजुएट है। लेकिन ब्रांचेज कौन सी अलाउड है? सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अलाउड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच अलाउड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच अलाउड है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच अलाउड है। मतलब इवन आप कंप्यूटर साइंस से हो, अगर आप ईएससी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, लेकिन आपको इन्हीं चारों में से कोई ब्रांच चूज करनी पड़ेगी। मेरा एक फ्रेंड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में ईएससी में जॉब कर रहा है, एंड ही इज फ्रॉम कंप्यूटर एंड साइंस डिपार्टमेंट। तो आपको सिलेबस ये वाले ब्रांच का पढ़ना पड़ेगा और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन निकालना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अजय सर के पास आगे के डिस्कशन के लिए कि सर रोल कैसा रहता है, कैसे तैयारी कर सकते हैं बच्चे, क्या क्या स्टेजेस होते हैं। अजय सर। तो बच्चों, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर 4 ब्रांच है जिसके थ्रू आप पीएससी एग्जाम दे सकते हैं। आपको इनमें से कोई चूज करनी होगी। अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, अगर आप मेटलर्जी इंजीनियर हैं, ठीक है, तो आप केमिकल या मेटलर्जी से नहीं दे सकते। अगर पूरा का पूरा फिर आप तो इलेक्ट्रिकल से देना पड़ेगा या ईसीई से देना पड़ेगा। हालांकि जो जनरली बहुत मुश्किल होता है इस तरह के, हाँ, कंप्यूटर साइंस वाला ईसीई से दे सकता है, वो पॉसिबल है। तो अगर हम देखें तो ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की रिक्वायर्ड होती है। मतलब यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो पेशेंस और एक हार्ड वर्क। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट होने के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है, क्योंकि लंबा चौड़ा सिलेबस है। आपको पैसेंस रखना होता है। 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, क्योंकि वो बच्चों को लगता है बस मैं एक बार एग्जाम दे लेता हूँ यार हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे आईएएस का पैटर्न होता है ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न होता है, उस सेम पैटर्न आपको यहाँ पर फॉलो करना होता है। तो थोड़ा एग्जॉस्टिव एग्जाम है। तो 3 स्टेज में एग्जाम होता है। पहला स्टेज है हमारा प्री एग्जाम। प्री एग्जाम कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। प्री एग्जाम के अंदर हमारा 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड द पेपर 2। पेपर 1 के अंदर हमारा जनरल स्टडीज वाला पार्ट होता है, और पेपर 2 हमारा जो रेस्पेक्टिव ब्रांच जो अभी हमने बताया उस रेस्पेक्टिव ब्रांच से आता है। टोटल मार्क्स मिला के हमारे 500 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स होता है हमारा जनरल स्टडीज का पेपर, और 300 मार्क्स होता है टेक्निकल पेपर। अगेन हमारा थोड़ा क्वालिफाइंग करना जरूरी है। अगर जनरल स्टडीज़ की हम लोग बात करें, बहुत से बच्चों को लगता है मैं पूरा का पूरा इसको टेक्निकल में ले आऊँगा। ऐसा नहीं है। आपको जीएस को पर भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप जीएस नहीं कर पाए। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने गेट एग्जाम में बहुत अच्छी अच्छी रैंक लेके आए थे, लेकिन वो प्री तक नहीं निकाल पाए। उसका रीज़न था कि उन्होंने जनरल स्टडीज़ की तैयारी नहीं की। तो जनरल स्टडीज़ की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आप रियल में एस्पिरेंट है ईएससी के, तो हर दिन आप आधा घंटा 1 घंटा भी निकाल लोगे तो आपका जीएस का पार्ट कवर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीएस को कवर करने के लिए पहले आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जो टॉपिक हैं वो आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो पहले एक बार पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा। एक बार इंटरेस्ट क्रिएट होगा फिर दोबारा पढ़ोगे तो कुछ आप रीगेन कर पाओगे। तो ध्यान में रखना है, मतलब आपको एटलीस्ट 100 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है कि मैं 100 मार्क्स यहाँ पर लेके आऊँगा। नो डाउट मेनली स्कोरिंग पेपर हमारा टेक्निकल वाला है। 300 में से आप, अगर आप टेक्निकल में बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 200 250 प्लस तक आप मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। तो अगर आप प्री एग्जाम को में क्वालिफाई हो जाते हैं तभी आप मेन एग्जाम के अंदर अपियर होने के लिए काबिल होते हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी बहुत से बच्चे प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं। उसके बाद हमारा होता है मेन एग्जाम। मेन एग्जाम हमारा कन्वेंशनल पेपर है, ठीक है। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये आपको पूरा का पूरा लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हमारे बड़े बड़े न्यूमेरिकल, ठीक है। बड़े बड़े का मतलब है ऐसे न्यूमेरिकल भी आते हैं इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती है जो गेट एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट होता है। जैसे गेट के जो एस्पिरेंट होते हैं वो डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि बस फॉर्मूला निकल के आ गया, उसके बाद इस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसी पे हमें फोकस करना है। बट यहाँ पर वो फॉर्मूला कैसे निकला वो डेरिवेशन भी आपसे पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ याद में रखने की, जब आपका थ्योरी वाला पार्ट आता है ना तो अलग अलग मार्क्स के लिए आ सकता है। मतलब एक सेम क्वेश्चन सपोज किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, वो आपको 4 मार्क्स में ही पूछ सकता है, वो आपको 8 मार्क्स में ही पूछ सकता है, वो आपको 12 मार्क्स में ही पूछ सकता है।
तो आपको ध्यान में रखना है कि कितने मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। ये नहीं कि आपको कितना आता है उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। अगर खाली 4 नंबर के लिए पूछा है और आप कम से कम 5 पेज भर के आ रहे हो कि यार मेरे को तो पूरा का पूरा आता है, मैं लिख के आऊंगा, कोई मीनिंग नहीं है उसका, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, आप अपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर 4 नंबर में आए तो 4-5 लाइन में लिखना है बस। ठीक है, तो कितने मार्क्स में पूछा गया है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो स्टेप मार्किंग भी है, तो आपको एक एक स्टेप पे ध्यान देना है। हो सकता है कि आपका आंसर गलत निकल आए, लेकिन आपकी स्टेप ठीक है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। थोड़ा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। जैसे आपका सेमेस्टर में एग्जाम में वो पेपर होता था, आप इसको उससे एक टफ पेपर आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये डीप टेक्निकल नॉलेज आपकी टेस्ट करता है। अगर आप प्री और मेंस दोनों में क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज कॉल्ड द पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, आपकी रिटर्न एग्जाम के थ्रू आपकी जो नॉलेज थी वो आपकी टेस्ट कर ली गई है। अब बेसिकली उनका फोकस होता है आपकी पर्सनालिटी को जज करना, कि जब आप रियल लाइफ के अंदर आएंगे, जब रियल किसी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप अपनी नॉलेज को वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आप बाकी लोगों के साथ, बाकी सबॉर्डिनेट के साथ आप कैसा बिहेव करेंगे, आप अपने ऑफिसर के साथ में कैसा बिहेव करेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। ठीक है, आप टफ परिस्थिति में कैसा काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो यहाँ पर टेक्निकल प्लस डिसीजन मेकिंग और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 स्टेज में एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, करीब 1 साल लग जाता है पूरे स्टेज कंप्लीट होने में। तो ये पेशेंस आपको यहाँ पर रखना होता है। बट अगर आप रियल में हार्ड वर्क करें, ठीक है, आपने मेहनत की है, तो ये एग्ज़ाम आपको जल्दी रिजल्ट देता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें गेट को और ईएससी एग्ज़ाम को, तो गेट को मैं T20 का एक मैच की तरह मानता हूँ और ये हमारा टेस्ट मैच है। ठीक है, तो T20 के मैच में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अफगानिस्तान भी इंडिया को हरा देती है, या नेपाल की टीम भी इंडिया को हरा देती है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा डिटेल में नहीं आ रहा होता है। कभी कभी कुछ उन टॉपिक से क्वेश्चन आ गए जो आपने किए थे, तो उस बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन ये टेस्ट मैच की तरह यहाँ पर वही टीम सफल होगी जिसको रियल में, जिसमें गट्स है, जिसने रियल में मेहनत की है। ठीक है, तो अगर आप रियल में मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तो हम चलेंगे चंदन सर के पास में, जो बताएंगे कि इसमें कितना सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलते हैं। यस सर। तो अगर देखा जाए, अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, अगर उसकी बात करें तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीटेक या बी आप करे होने चाहिए। मैंने जैसा बताया, आप किसी भी ब्रांच में बीटेक या बी करे होने चाहिए। बाकी जो 4 ब्रांचेज के थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम दिया जा सकता है, उनमें से किसी में भी आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। नॉर्मली जो लोग कोर ब्रांचेज में बीटेक कर रहे होते हैं वो अपनी ब्रांच से इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन मोस्टली लिखते हैं। अगर एज की बात की जाए तो 21 से 30 ईयर्स की एज लिमिट होती है जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी रिलैक्सेशन आपकी रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग, रिलैक्सेशन जो भी है आपकी कैटेगरी वाइज, आपको वो एज रिलैक्सेशन मिलता है। ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन आपको होना पड़ेगा, ऑब्वियसली वही दे सकता है। अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका ये जो 7th पे में जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें जो 10th कॉलम है, लेवल 10, वहां से आप शुरू करते हैं। 56,100 आपकी बेसिक सैलरी होती है, फिर इसमें अलाउंसेस और से जुड़ते हैं तो ठीक ठाक अच्छी सैलरी बन जाती है। उसमें आपका गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलता है, एचआरए को कि बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट अकोमोडेशन बहुत अच्छे मिलते हैं जहां भी आप पोस्टेड रहते हो। व्हीकल प्लस ट्रांसपोर्ट आपको मिलता है ना। मेडिकल मिलता है आपको, है ना। पेंशन एंड न्यू पेंशन स्कीम जो है एनपीएस, उसके तहत आपको पेंशन का भी भागीदारी आपको मिलती है ना। और प्रमोशन जो होते हैं यहाँ पे, आप अगर एक सही एज में ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे 21, 22, 23 की एज में, तो आप रिटायरमेंट के टाइम एकदम टॉप मोस्ट पोस्ट जो कि मेंबर सर्विसेज की, मेंबर टेक्निकल, इस तरह से बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वहां तक आप पहुंच सकते हो अगर आप टाइमली ज्वाइन करते हो। टाइम बाउंड प्रमोशन होते हैं यहाँ पे, बहुत सही रहता है, मतलब ऑलमोस्ट टाइम बाउंड प्रमोशन हो जाता है। और आपका एक हर साल आपका जो एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है वो भी आपका होता ही होता है, और आपका जो फंक्शनल अपग्रेडेशन
एक टाइम बाउंड मैनर में जो होना है वो भी होता रहता है। तो बहुत स्टडी जॉब है और बहुत पावरफुल जॉब है। अगर जॉब के नेचर की बात करें, जैसे कोई कह रहा है ये इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों चूज करना चाहिए, ऑब्वियसली सर ने जैसी एक बात बोली कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप जरूर निकालोगे, कंसिस्टेंसी का गेम है और एक लंबा है ना टेस्ट मैच की तरह है। लेकिन आपको क्यों चूज करना चाहिए, तो अगर बात की जाए तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है। आप एग्जामिनेशन के थ्रू जो सबसे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जा सकते हो इंट्री लेवल पे, वो ये आपको प्रोवाइड करता है। सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट, कोई भी देखो सिविल सर्विसेज में आईएएस एग्जाम या आईआरएस या कोई भी एग्जाम निकालता है, उसकी रिस्पेक्ट अपने आप सोसाइटी बहुत रिस्पेक्ट करती है। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है ना। और साथ में पावरफुल जॉब है, आप डिसीजन मेकिंग के पार्ट होते हो जहां पे भी काम कर रहे होते हो, आप पॉलिसी मेकिंग के पार्ट होते हो, है ना। तो ये सब आपको अथॉरिटी मिलती है, आपको डिसीजन मेकिंग मिलता है। ये बहुत सारी जॉब में ये सब चीजें नहीं होती हैं, यहाँ पे आपको सब सारी चीजें मिलती है। और जैसे जैसे आप अपग्रेड होते जाते हो ओवर द ईयर्स, आप ऐसी ऐसी पोस्ट संभालते हो जहां पे आपके डिसीजन से बहुत फर्क पड़ता है, आपके है ना जो भी कंट्रीब्यूशन से बहुत फर्क पड़ता है। तो इस तरह की जॉब है आपका, है ना। तो आपको टेक्निकल पावर तो मिलती है, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलती है। जॉब स्टेबिलिटी की तो कोई टेंशन ही नहीं है, जैसा मैंने बताया, टाइम बाउंड अपग्रेडेशन, टाइम बाउंड फंक्शनल अपग्रेडेशन, टाइम बाउंड है ना फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपका होता रहता है। और बढ़िया से आप जॉब करते हो, और ऑब्वियस सी बात है वर्क ऑन नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स, है ना। तो आप जब जैसे जैसे ऊपर के पोस्ट पे बढ़ते जाते हो तो आपके जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी कंट्री के लिए, उसके भी पार्ट बनने का आपको मौका मिलता है, आपको कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको एक तरह से होती है ना, मोटिवेशन देती हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन आपको देना चाहिए अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो। तो अब चलते हैं अजय सर के पास, कि ऑब्वियसली हमने बात कर ली कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या जॉब का नेचर होता है, कब आप दे सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एस्पायर हो रहा है कि मुझे देना है, मुझे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो किस किस फेजेज में कैसे कैसे उसको तैयारी को अपने को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए ताकि वो इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाए, अगर वो अच्छे से पूरा टाइम डिवोट करता है। अजय सर। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं कि ये सब तो हमने बता दिया कि इसमें क्या क्या सैलरी मिलती है, स्ट्रक्चर क्या है, कितने स्टेज पर एग्ज़ाम होता है, लेकिन बेसिकली इसकी तैयारी कैसे करें। भाई ये सब तो तभी मिलेगा ना जब आप पहले इसमें सेलेक्ट हो पाओगे। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कैसे करें, क्योंकि मैंने बताया कि 1 साल लग जाता है इस एग्ज़ाम को करने के लिए। तो थोड़ा सा आपको पहले तैयार रहना है, मेंटली आपको तैयार रहना है कि हाँ मेरे को आगे के 1 साल तक पूरी डटकर मेहनत करनी है। इवन अगर आपका लेवल बिल्कुल ज़ीरो है तो आपको, मेरे को लगता है कम से कम 2 साल लग जाएंगे। थोड़ा बहुत लेवल है तो आप 1 साल के अंदर आप निकाल लेंगे। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं कि आप इसी के अकॉर्डिंग जाएं, बट ये मेरा एक आइडिया है कि आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले शुरू के 3 महीने के अंदर अपने आप को फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग करना है। फाउंडेशन आपने देखा होगा कि जब तक किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छा नहीं हो तो बिल्डिंग बेकार रहती है। आप ऊपर से कितना अच्छा चकाचक बना ले बिल्डिंग को, कितना अच्छा इंटीरियर आप कर लें, लेकिन अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन खराब है, वीक है, तो जैसे ही कोई तूफान वगैरह आएगा बिल्डिंग वहीं पर कॉलेप्स हो जाएगी। ठीक है। तो ऊपर की महल की जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा फाउंडेशन, जो रियल में दिखता नहीं है। तो फाउंडेशन का मतलब है बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हमें डेवलप करने होंगे। तो हमें इसमें 3 महीने लगते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना जरूरी है। हर सब्जेक्ट के सिलेबस को समझिए कि कितना कितना इसमें आता है। पीवाई को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट की कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जहां पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट के वो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं और आता बहुत ही कम है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको खाली हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन आपको उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं और उसमें रेयरली कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो नोट्स हम लोग आपको देते हैं उस नोट्स को पढ़ना है। वैसे तो जितने भी टीचर हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने जो भी नोट्स बनाए हुए हैं वो कम से कम 10 10 15 15 बुक को पढ़ने के बाद बनाए हुए हैं, तो उसमें सब कुछ होता है। बट फिर भी उन नोट्स में से कुछ टॉपिक को आपको ऐसा लगता है कि इसमें मेरे को और ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, ये वाला टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आपको स्टैंडर्ड बुक को चूज़ करना है। हर सब्जेक्ट की 1 या 2 स्टैंडर्ड बुक आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब ध्यान रखिए, मैंने देखा है कि कुछ बच्चों का एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक इतना फेवरेट होता है कि बच्चा उसी टॉपिक या उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने लगता है।
तो हमें पीएचडी नहीं करनी है, ध्यान रखिए, पर्टिकुलर टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है। हमें उतना ही करना है जितना एग्जाम के लिए नेसेसरी है। तो एक या दो बस स्टैंडर्ड बुक को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो 0 से 3 महीने आपको इस पे ध्यान देना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 4 मंथ, यानी 4 से लेकर 8 मंथ तक जब हम चलेंगे कि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस हमें करनी है यहाँ पर। ठीक है, एक बार जब हमने बना लिया तो उसके बाद आपको एक एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 1 बाय 1 सब्जेक्ट लीजिए। कुछ बच्चों के लिए वो ज़्यादा बेटर रहता है कि वो एक साथ 2 सब्जेक्ट एक साथ करते हैं, कि मॉर्निंग के टाइम पर एक सब्जेक्ट ले ली, इवनिंग के टाइम पर दूसरी सब्जेक्ट ले ली। डिपेंड करता है कि आपको कैसा सूट करता है, बट एक दो से ज़्यादा एक साथ सब्जेक्ट आपको नहीं करना चाहिए, ये मेरी राय है। ठीक है, इसके बाद पीवाईक्यू को सॉल्व करिए। ठीक है, पीवाईक्यू को सॉल्व ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए यानी प्री एग्जाम के लिए तो आप कर लेंगे। मेन एग्जाम के लिए जो भी पीवाईक्यू है आप उसको लिख लिख के करना है। बेसिकली आपको देखना है कि 3 घंटे में आप इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जैसे अभी एक बच्चे से जस्ट 3 दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो उसके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो पूरा का पूरा मेंस का जो क्वेश्चन होता है उसको पूरा सॉल्व उसको आता पूरा है, लेकिन वो नहीं कर पाता, टाइम मैनेजमेंट में पुअर है। ठीक है, तो आप पीवाईक्यू को लिख लिख के करेंगे तब आपको पता लगेगा कि मेरे को कितना कितना लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद साथ की साथ आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। जैसे जैसे जो सब्जेक्ट आपके होते जा रहे हैं उन सब्जेक्ट की आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दीजिए। पीवाईक्यू के साथ अगर आप नई टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको पता लगेगा कि नए तरह के क्वेश्चन भी आप लिख पा रहे हैं या फिर आप नहीं लिख पा रहे। ठीक है, अब लास्ट में चलते हैं कि लास्ट के 4 महीने कैसे तैयारी की जाए। चंदन सर के पास चलते हैं कि एडवांस प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो फेज 1 और फेज 2 में आपने यही किया कि फेज 1 में आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छे से उन सारे सब्जेक्ट को डेवलप किया, फाउंडेशन डेवलप किया, और सेकेंड फेज में आप पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू किया और टॉपिक वाइज टेस्ट। पीवाईक्यू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कई सारे बच्चे पूछते हैं सर किस बुक को फॉलो कर लें, किस बुक के अनसॉल्व लगा लें। कुछ करने की जरूरत नहीं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में हम लोगों का एक एकदम सिंपल सा थंब रूल होता था, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, चाहे आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं चाहे मेंस, और जितना मेंस एग्जाम में पेन घिसाई आप कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कई बार आपको 3 घंटे में पेपर आते हुए भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, है ना। और या तो आप इम्प्रॉपर वे में लिख के आओगे, कहीं पे ज्यादा लिख दोगे जरूरत से, कहीं बहुत कम लिख दोगे, तो मार्किंग आपको प्रॉपर नहीं हो पाती है। और वहां बहुत सारे बच्चे 20-25 मार्क्स लूज कर देते हैं जितना आता हुआ होता है उसको लिखने के बाद भी, क्योंकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्रिस्प वे में रिप्रेजेंटेशन नहीं। वो तभी आएगा जब आप पेन की बहुत घिसाई करेंगे। तो जो तीसरा लेवल है उसमें आपको यही चीजें इंप्रूव करनी है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। मॉक टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास 3 घंटे हैं, पेपर में क्वेश्चन आए, आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, लेट से मुझे 5 क्वेश्चन करने, मुझे कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं, किस क्वेश्चन के, बहुत सारे क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं, एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट 4 पार्ट, तो कौन से क्वेश्चन में मुझे सारे पार्ट बड़े अच्छे से आते हैं, मैं बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आंसर लिखूंगा। तो कई बार जब शुरू में टेस्ट देंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आते हुए छूट जाए या रिप्रेजेंटेशन बेहतर ना हो। तो जब टेस्ट देंगे तो आप एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा कि मैं कहां कहां लैग कर रहा हूं, कहां कहां मुझे और इंप्रूव करना है। ये तब की मैं बात कर रहा हूं जब आपको सिलेबस थोड़ा अच्छे से आ गया, ठीक ठाक सिलेबस आपने कवर कर लिया। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है इंप्रूवमेंट के लिए। आप टेस्ट देंगे, एनालाइज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका अगले टेस्ट में इंप्रूवमेंट होगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी क्योंकि आपको लिखने की आप प्रैक्टिस करते रहोगे इन बिटवीन, और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी कि आप टाइमली चीजों को सॉल्व करेंगे और क्रिस्प वे में रिप्रेजेंट करके आएंगे, अननेसेसरली बहुत एक्स्ट्रा या बहुत कम लिख के आएंगे। दोनों ही केस में मार्क्स की प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है ना। और आप एडवांस फेज में आपको नोट्स को रिवाइज अपने करते रहना, जो नोट्स आपने बनाए थे, क्योंकि जो जो जहां जहां आप टेस्ट दे के एनालिसिस करेंगे, जहां जहां आप थोड़ा बहुत फंसे, जहां जहां आपको लगा कि यार यहां पे थोड़ा सा मुझे ब्रशअप करने की जरूरत है, उन पार्ट्स को आपने रिवाइज कर लिया, और इन बिटवीन जब दो टेस्ट के बीच में आप गैप दे रहे हैं तो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन करके तब अगले टेस्ट में अपीयर हो जाइए। तो टेस्ट जब भी दे रहे हैं तो आपको उस इन बिटवीन रिवीजन करना है और टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस करनी है, ताकि अपनी कमियों पे काम करना है। इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी और फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब फेज 4 में क्या करना है, मेंस प्लस इंटरव्यू, है ना, प्रिपरेशन। जैसा मैं ऑलरेडी एक तरह से हम बता चुके हैं, उसी को फेजेज में डिवाइड किया है।
प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, ये अजय सर ने भी स्टार्टिंग में बताया कि ये चीज करनी मस्ट है। बहुत सारे बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं उनको ये लगता है क्वेश्चन पढ़ेंगे यार ये क्वेश्चन तो मेरे से बन जाएगा, ये तो मुझे आता है, नेटवर्क थियरी का थेनिन इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ना, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन, ये तो मेरे से बन ही जाएगा। लेकिन आप जब लिखने जाओगे, क्योंकि वहां टाइम लिमिटेड है, उस क्वेश्चन को 5 मिनट में सही वे में लिखना भी है, और आप पता चले जब लिखने गए तो आपको 10 से 15 मिनट लग रहे हैं अच्छे से लिखने में, टाइमली लिख ही नहीं पा रहे हो, तो भी आपका पेपर प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मस्त है बेटा, बिना पेन घिसाई के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम अच्छे से नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, है ना। इंप्रूव प्रेजेंटेशन, डायग्राम और स्टेप्स आपको लिखना तभी समझ में आएगा ना जब आप क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस ना, तब आपको समझ में आएगा कौन से स्टेप जरूरी हैं जो लिखने ही पड़ेंगे और कौन से स्टेप अननेसेसरली मुझे नहीं लिखने, ये आपको लिखने की प्रैक्टिस से ही आएगा। और बाकी आप जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए हम लोग मॉक वॉक अरेंज करते हैं, उसमें आपको अपने एचआर पोर्शन पे जो अपनी पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड चीजों पे भी काम करना होता है, प्रिपरेशन करनी होती है। और बाकी टेक्निकल क्वेश्चन तो आपने प्री और मेंस की तैयारी की, आपको तैयारी है, बस उसको ब्रशअप करना होता है कि इंटरव्यू में किस तरह से चीजें पूछी जाती हैं और किस तरह से हमें आंसर फ्रेम करके प्रॉपर वे में जवाब देना होता है। तो वो चीज प्रिपरेशन हम आपको करवाते ही करवाते हैं। तो ये लास्ट वाला स्टेप जो है आपका प्रिपरेशन का है। अगर ये सारी चीजें आप टेस्ट मैच के जो है ना फेजेज, जैसे 5 दिन का टेस्ट होता है ना, ये सारी चीजें आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे, है ना, तो आप गारंटी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 100% क्वालिफाई करेंगे। ये पूरा का पूरा हार्ड वर्क का गेम है, अगर आप लगे रहे तो आपका ये एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। और पीवाईक्यू को आप अपना ब्रह्मास्त्र मानना, मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी एनालिसिस कर सकते हो, उसको प्री मेन सब में आपको बार बार प्रैक्टिस करना, और वो आपको रैंक जरूर दिलवाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल से, है ना, गेट वाला के जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच या केमिकल या सीएसआईटी मैकेनिकल EECIN, है ना, सीएससी, जिनसे भी चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ये आप क्यूआर कोड स्कैन करके जुड़ सकते हैं। वहां पे गाइडेंस सेशंस, है ना, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो भी आपके यूट्यूब पे सेशन आते हैं वो शेयर होते रहते हैं, और आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो वो बहुत फायदेमंद रहता है आपकी प्रिपरेशन के जर्नी के दौरान, ठीक है। बाकी इसी तरह से किसी और सेशन में हम फिर मिलेंगे, आपको इसी तरह से कुछ और गाइड कर रहे होंगे। आप इसी तरह से गेट वाला या ईएससी वाला चैनल पे जुड़े रहिए, और हम इसी तरह से आपको गाइड करते रहेंगे। अजय सर, आपके कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो बच्चों हमने पूरा का पूरा आपको गाइड किया, ईएससी एग्ज़ाम के बारे में बताया कि ईएससी एग्ज़ाम क्या है, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं, कैसे आपकी लाइफ आगे बनती है। तो अब आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। देखने में लगता है कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, लेकिन इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। एक बार अगर आप डिसाइड कर लें और उसमें लग जाएं तो डेफिनेटली आप इसको अचीव कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पहले आपको डिसाइड करना होता है, हाँ ये मैं अचीव कर लूँगा। बहुत से बच्चे तो ज़िंदगी में इसलिए सफल नहीं हो पाते, उनको लगता है यार ये मैं कैसे बन सकता हूँ। आप अगर सोचे तो बहुत ही कम बच्चों के दिमाग में ही आएगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो बहुत सारे बच्चे ये डिसाइड ही नहीं कर पाते यार ये मैं अचीव कर सकता हूँ। तो पहले डिसाइड करिए और उसके बाद लग जाइए। एक बार अगर आप लग जाएंगे तो डेफिनेटली आप कितना ही टफ गोल क्यों ना आप इसको अचीव कर लेंगे। अगर अभी भी कोई क्वेरी आपकी अनआंसर्ड रह गई हो तो आप हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उससे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मेरा चैनल है अजय गुप्ता सर PW, चंदन सर का चंदन सर PW, ठीक है। कोई भी क्वेरी अगर आपकी अनआंसर्ड रह गई हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे गेट और ईएससी के एस्पिरेंट है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी किसी भी रिगार्डिंग किसी भी क्वेरी है तो आप सब बच्चों से और हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगेन एक और सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।